तो बोर्ड की वादा खिलाफी, जी हाँ, मैंने इसको इस तरह से मैं इसका नाम दिया है। मैंने, आप देख रहे होंगे, आपसे थोड़ी देर पहले फेसबुक पर भी जब बात हुई थी तो आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बोर्ड सही कर रहा है, कुछ लोग, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं, अब यहाँ रुक जाना चाहिए था, अब क्या जरूरत है। मैं इसके कानूनी पहलुओं को जानने समझने की कोशिश करता हूँ। बहुत बड़े वकील हैं मेरे साथ, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं संजय के चड्ढा साहब। संजय के चड्ढा साहब, ये इतना तो जफरयाब जिलानी साहब ने भी मुझे समझाया, हमको समझाया कि ये कानूनी हक है, वो कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। मैं जानना चाहता हूं कि इसका इस्तेमाल अगर होता भी है तो इसका कितना असर पड़ता है, ये किस तरह से आगे बढ़ता है, कोर्ट इसको किस तरह से लेता है। अगर कोई इस तरह की पहल करता है तो कानूनी तौर पर समझाने की कोशिश कीजिए। और इसका समाजी असर क्या होगा जी समाज में? देखिए, आर्टिकल 137 137 आर्टिकल है, वो हर पैरोकार को, हर जो केस में अधिकार देता है। तीन अगर चीजें हैं, तीन सूरत हाल में, या तो नए फैक्ट्स और एविडेंस सामने मिल गए उस स्थिति में, या फिर मिस्टेक और एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, कोई चीज लिखी कुछ है, रिकॉर्ड में कुछ लिखा हुआ है और जो फाइनल ऑर्डर पास हुआ उसमें कुछ कह दिया गया है, या फिर ऐसी जिसमें सफिशिएंट रीजन हो। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कौन कौन जा सकता है? देखिए, जो पार्टीज हैं वही सिर्फ फाइल कर सकते हैं। 5 फरीक जाने के लिए तैयार हुए हैं, 2 ने मना कर दिया। सही बात है, ठीक है, सही बात है। और ये आपका जमीयत उलमाए हिंद भी जाएगा अलग से। बिल्कुल, मैं इवन निर्मोही अखाड़ा पहले बोल रहा था, फिर अब उन्होंने मना कर दिया, वो लोग नहीं जा रहे हैं। Anybody who is aggrieved is the word, वो जा सकता है। ये तो हो गई एक बात। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब मैं एक आपको पहले तो बताता हूं कि हिस्ट्री क्या है, किस जो रिव्यू पिटीशन है उनका हश्र क्या होता है, वो मैं बताना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में या कहीं पे भी 99.99 रिव्यू पिटीशन जो है वो डिसमिस होती है। ये पुराना रिकॉर्ड में बता रहा हूं, 99.99%। बहुत थोड़ी सी जहां पे कि एरर अपेरेंट ऑन द रिकॉर्ड, कोई मिस्टेक हो गई है जज साहब से, हो सकती है, ह्यूमन बीइंग है। तो जफरयाब जिलानी साहब को आपने सुना था, वो तो ये कह रहे थे कि कोर्ट से, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनकी बात थी कि जो गलतियां हुई हैं उसको हम सुधरवाएंगे। देखिए, उनकी नजर में कोई चीज, उनकी नजर में तो पूरा जजमेंट गलत भी हो सकता है, मेरी नजर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एरर अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड कुछ, अगर आप 1045 पेज का जो जजमेंट है उसको पढ़ें तो अब एरर अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड कौन सा ये दिखाएंगे। 2 चीजें आज सुबह मैं पढ़ रहा था अखबार में, इन्होंने लिखी थी कि 1949 में फोर्सफुली जब वहां पे मूर्तियां रखी गई, पहली चीज, और 1847 से लेकर 1949 तक वहां नमाज होती थी, उसके बाद भी ये क्यों दे दिया गया? दिस इज नहीं, ऑनरेबल कोर्ट के उस जजमेंट के हवाले से भी उन्होंने बात रखी कि भाई जब ये भी निकलकर सामने आया कि मस्जिद को गिराना गलत था, बिल्कुल ठीक है, नहीं, और मस्जिद हाँ, जो थी जमीन के हवाले से भी जो कोर्ट ने बात रखी थी, आपने तो पढ़ा है पूरा फैसला, तो ये सारे उन्होंने पॉइंट्स रखे, उसके बिना पर वो लोग जा रहे हैं। देखिए, वो तो उनका आईनी हक है, वो जा सकते हैं, आईनी हक है, बिल्कुल, जैसा फिरोज साहब ने फरमाया शुरुआत में, बिल्कुल उनका आईनी हक है। लेकिन मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, मैं पॉसिबिलिटी ये बताना चाह रहा हूं कि पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सम सक्सेस, कि कोई इसमें उनकी जो आईनी हक है उसको जब कोर्ट के आगे आएगा तो कोर्ट क्या उसमें कुछ बड़ा फैसला हो जाएगा। तो मैं अपने सुनने वालों को ये बता देना चाहता हूं कि कोई बहुत ही कम चांसेस हैं, बहुत 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 कम, इतनी बार मुझे बहुत लगाना पड़ गया, चांसेस हैं कि ये सिर्फ, क्योंकि एक तो अच्छा इसमें देखिए ना, 142 की कितनी तारीफ हो रही थी इनिशियली, अब उसी को वो चैलेंज कर रहे हैं कि हमें लेना ही नहीं है वो जगह। देखिए, एक इंडिया में हम लोग एक ऐसी सेकुलर फैब्रिक में, जिसे गंगी जमनी तहजीब भी कहते हैं, उसमें रहते आए हैं। क्या इस रिव्यू का क्या फर्क पड़ेगा? क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? लोगों को उम्माद तो नहीं बढ़ जाएगा, लोगों में कोई डिफिकल्टी तो पैदा नहीं होगी? ये चीजें, तमाम चीजें भी देखनी होती। आप अगर यहां रह रहे हैं हम लोग, तो ये मेरी जिम्मेवारी है, हर देशवासी की, हर मुल्क के हर आदमी की जिम्मेवारी है कि अमन और चैन का, वो भी तमाम चीजें देखनी। अभी तो फैसला किया है,
मान लीजिए अगर ये लोग डालते हैं रिव्यू पिटीशन, तो इसमें और कितना वक्त लेता है फिर ऑनरेबल कोर्ट की उसको, मतलब कितने दिनों में? वो समाजी असर के हवाले से एक बात और कर रहा हूं, बड़ी अहम क्योंकि बात, ज्यादा लंबा वक्त चीजों में लगता है तो फिर वही एक बहुत कहीं अच्छा कहीं सवाल है, वो बन बहुत जाता अच्छा है ना। सवाल है। देखिए अमूमन जो क्या बात होता फिरोज है, साहब ने कही थी 9 तारीख से कितना शांति और अमन है इस देश के अंदर में, और सब शानदार लोग सवाल। एक सुकून महसूस कर रहे हैं, तो अगर ऐसी कोई कोशिश होगी तो फिर अगर बड़ा लंबा वक्त तो नहीं लगता है कोर्ट को मैं अपनी बताता कार्रवाई हूं करने में? आपको डॉक्टर इमरान, मैं आपको बताऊं, होता ये है कि ये कोर्ट में भी पेशी नहीं होगी। कोई ऐसा नहीं है कि कोर्ट में कोई इसकी हियरिंग होगी, नहीं, चैम्बर में जज साहब देखेंगे कि कोई एरर अपेरेंट तो नहीं है, कोई मेरी इंटरफेरेंस की आवश्यकता, एकदम सफिशिएंट रीजन तो नहीं है कि एकदम हम इंटरफेयर करें। वहीं पे मुझे लगता है कि हफ्ते भर में भी आउट हो सकता है ये काम, अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है तो। ऐसा कोई टाइम की पाबंदी नहीं है कि 10-15 दिन, 20 दिन, महीना भी लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि एरर अपेरेंट अगर ये दिखा देंगे तो मुझे लगता है कि तब ही कोई बात बनेगी, अन्यथा बात बनने का बहुत कम चांसेस हैं, जैसा अभी तक हम सुनते आए हैं, जैसा हम देखते आए हैं, जैसा अच्छा, हमने फिरोज साहब उस जैसे कह रहे judgment थे को पढ़ा। उसके मान लीजिए इसके बाद फिर क्या ऑप्शन रहता है? इसके बाद भी कोई ऑप्शन रहता है? इसके बाद कानूनी तौर पे तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे कानून में, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। यही यहाँ पे ये एक फुल स्टॉप हो जाता है हमारे हिसाब से। ठीक है, वो अपने आईनी हक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिल्कुल, वो उसका उसका कोई वो एतराज उनका नहीं, वो अधिकार कर है, सकते आईनी हैं। है। मैं आ रहा हूं शुभ्र कमल दत्ता जी, समाजी पहलुओं पर मैं बात करना चाहूंगा इसको लेकर के। हम और आप तमाम लोग जानते हैं कि एक बहुत ही मुश्किलों के बाद इस देश में समाज कहीं ना कहीं इतने बड़े मामले के बाद भी सरकार की कोशिश भी रही, समाज की कोशिश भी रही, तंजीमों की भी कोशिश रही कि समाज बहुत ही सुलझे हुए ढंग से इस मामले को लेकर के आगे बढ़ता रहा। तो ऐसी जो काविश होती है उससे भी क्या कोई फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है कि इस चीज के चलते समाज में कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहली बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल मुस्लिम बोर्ड ये मुस्लिम कम्युनिटी का होल सोल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और कितने प्रतिशत ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी को ये भी डाउटफुल है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे मैं यकीन करता हूं, तो उसी धारा और दिशा के हिसाब से मैं आपकी बातों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहली बात यह है कि यही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी है जो जजमेंट आने से पहले, जैसे बाकी तमाम जितने सारे एग्रीव्ड पिटिशनर्स थे, सब ने कहा था कि जो भी फैसला होगा सर आंखों पे है और हम लोग सब मानेंगे। अगर सर आंखों पे था ये फैसला और सब लोग अगर मानने के लिए तैयार थे, तो क्या वजह आ गई कि आपको रिव्यू पिटिशन के लिए कोर्ट वही मैं बात तो उनसे पूछने की कोशिश कर रहा था जिलानी साहब से, जो कि मेंबर हैं बोर्ड के, तो वो इस बात को कहना नहीं चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि आप लोग जो है इस तरह की बात हमसे करते हैं। डॉक्टर इमरान जिस तरह से बात कर रहे थे और जो टोन और टेन्योर था वो डिप्लोरेबल था, मुझे बहुत अनकल्चर्ड और अनसिविलाइज्ड लगा वो टोन और टेन्योर। कम से कम शालीनता होने की आवश्यकता है जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपनी बातें रखते हो। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि अगर वो फैसला अगर सर आंखों पे था, तो आज ऐसा कौन सा वजह आ गया जिसके चलते आप दोबारा कोर्ट का टाइम का बर्बादी करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि बहुत ही पेचीदा मसला रहा है। ये पेचीदा मसला, इतना जटिल मसला को इतने बेहतरीन वे में सुलझाया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, इसकी स्वागत होनी चाहिए थी और इसी फैसले को मानने की जरूरत थी। रिव्यू पिटिशन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी आधार पे वो एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि पहली बात यह है कि जब पूरा 1000 पन्ने का जब ये जजमेंट दिया गया, उस पर जो तथ्य रखा गया है ऑनरेबल जजेस के माध्यम से, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दो बातें महत्वपूर्ण वे में उन्होंने कही है। एक तो है कि जो विवादित ढांचा था, उस विवादित ढांचे के नीचे जो चीजें थी वो गैर इस्लामिक था, वो मतलब कि अन इस्लामिक था, यानी कि वो जो ढांचा बनाया गया पर था, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है सर कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाएगी। जस्ट गिव मी 5 सेकंड्स मोर प्लीज। वो ढांचा जो तैयार किया गया था आक्रांताओं के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं पे एक ओरिजिनल ढांचा को तोड़ के बनाया गया था, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि आपने ये साबित नहीं कर पाया कि वो ओरिजिनली मतलब जो स्ट्रक्चर था वो ओरिजिनली बिना किसी नीचे के स्ट्रक्चर ना होते हुए ओरिजिनल स्ट्रक्चर वो मॉस्क था, ये भी आप साबित नहीं कर पाए। तीसरी बात फिर आपने दलीलें दी कि ईदगाह
के हिसाब से आपने ये जमीन को खरीदा था और उस पे आपने ये मॉस्क बनाया था, वो भी माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने उस चीज को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि कोई एविडेंस नहीं है इस चीज की। तो एरर तो आपके तरफ से हुआ है ना, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं हुआ है। और आप जो क्वेश्चन कर रहे हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तमाम जितने सारे जजेस हैं, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी रिटायर हुए हैं, आई मीन वो लोग फैक्ट्स एंड एविडेंसेस के हिसाब से सारी दलीलें देते हैं और बहुत ज्यादा अध्ययन के बाद चीजों को किया जाता है और फैसला सुनाया जाता है। बहुत सारे तथ्य है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना है, कहा है कि उसको आप ऐसे हियरसे के हिसाब से या फिर ख्याली पुलाव के हिसाब से आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते हो। सो व्हेन ऑल द एविडेंसेस आर अगेंस्ट यू, आप सिर्फ सामाजिक वातावरण को विशिएट करने के लिए और अपना दुकान को चला के रखने के लिए ये बात कर रहे हैं। सर देखिए, मैं पढ़ रहा था तो एक मेंबर उसमें बोर्ड के ये भी कह रहे थे, एक पार्टी है वो भी कहते कि हमें 100% यकीन है कि कोर्ट इसको भी नहीं मानेगा, लेकिन हम जा रहे हैं, सिर्फ अपने आईनी हक का इस्तेमाल करें, वो खुद ये कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि करीब करीब मोटे तौर पर 20 करोड़ मुसलमान अगर हिंदुस्तान में हैं, तो क्या किसी से पूछा गया उनकी राय क्या है? वो गरीब, मेहनतकश, मिडिल क्लास मुसलमान जो कि रोज काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं, उनकी जिंदगी को डिस्टर्ब करने की फिर से ये कोशिश, इसका कितना खराब असर पड़ता है समाज पर, ये हम तमाम लोग क्या इसी मामले को लेकर पहले कई बार नहीं जान चुके हैं? बावजूद इसके कि देश ने पूरी समरसता का परिचय दिया, बावजूद इसके उन 20 करोड़ मुसलमानों को नजरअंदाज करना या उनकी राय को ये मान न लेते हुए मानकर चलना कि वो हमारे साथ हैं, ये कैसा न्याय है? ये कैसा इंसाफ है? ये कैसी सोच है? देखिए इमरान साहब, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जिस तरीके से वो कह रहे थे कि सारे मुसलमान हमारे साथ हैं, वो क्लेम कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उन्होंने उसका कोई डेटा है, कोई आंकड़ा है, क्या है? मतलब इस क्लेम का कोई आंकड़ा, कोई डेटा भी तो होना चाहिए। उनके पास कोई डेटा या क्लेम होता तो वो सामने रखते। और वो बता रहे थे कि हमने बड़े-बड़े काम करवाए हैं, हमने बड़े-बड़े चीजें बदलवाए हैं इस देश में। हाँ, नहीं, अरे कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। वो खाली जो है जबानी जमा खर्च करते हैं। एक निकाहनामा नया बनाने की बात थी जिसमें एक ट्रिपल तलाक से अब तो सब ठीक हो गया, वो तक वो लोग नहीं कर पाए। बल्कि तो कुछ साल पहले मैं पढ़ रहा था, मॉडल निकाहनामा बनाया था, शिया समाज को उसमें कुछ ऑब्जेक्शन हुआ, उन्होंने अपना अलग तैयार करवाया। मतलब आप एक चीज तो प्रॉपर नहीं करवा पाए, किसी चीज को प्रॉपर नहीं कर पाए। फिर वो हाथ झाड़ लिए कि जी हम स्कूल, कॉलेज, हम हॉस्पिटल, ये चीजें नहीं। मतलब ये सिवाय इसके के कौम से अपने शरे के नाम पे पैसा जमा करना, अपने हलवे मांडे खाना, ये सब करना, ये सब ये लोग करते चले आए हैं। और कौम को तो पता भी नहीं। अगर आप जाकर के जहाँ मस्जिद या कहीं बम्बई के भिंडी बाजार में पूछेंगे कि किसी मुसलमान से, गरीब मुसलमान से, आपको पता है ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है, उसे पता ही नहीं। हाँ, कुछ जिनको पता है वो समझते हैं हाँ ये कुछ ठीक बात कर रहा है। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, ठीक है। दोनों ही लोगों ने ये बात कही, दत्ता साहब ने भी कही और संजय साहब ने भी कही, चड्डा साहब ने, कि इस रिव्यू पटिशन का जो सबसे बड़ा फॉल आउट होगा, सबसे बड़ा नुकसान होगा, वो होगा जो गंगा जमनी तहजीब के साथ लाइक शुगर एंड मिल्क हम हिंदू मुसलमान मिलके रह रहे हैं। और इस ऐसा देखने में आया जैसे ये कहा गया कि भाई ना किसी की जीत ना किसी की हार, अगर किसी की जीत हुई है, हिंदुस्तान की जीत हुई है, तो ये लोग ये चाहते हैं रिव्यू पिटीशन डाल करके, जिसका चड्डा साहब ने कहा कि 99.99% कुछ नहीं होने वाला है, ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक नहीं है, क्योंकि ये लोग अपनी दुकानें चलाते हैं। बहुत से लोगों की दुकानें जब ही चलती हैं जब कम्युनल राइट्स हों, हिंदू और मुसलमानों में फ़र्क पैदा हो। देखिए ये लोग कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन हम लोग बंटने वाले नहीं हैं। एक बार बंटवारा हो गया 1947 को, 14 अगस्त को, अब बंटवारा नहीं होगा। आपने देखा ये कितने मतलब गुरूर और तकब्बुर था उनके टोन और टेन्योर में। मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं तो अल्लाह से बड़ी तौबा करता हूँ, किसी से कोशिश करता हूँ कि इस टोन और टेन्योर में बात नहीं करूँ, लेकिन वो एक जब पढ़े लिखे नौजवान से जो कि टीवी का इतना बड़ा प्रोग्राम चला रहा है, उससे इतनी गलत
टोन और अक्खड़ मिजाजी से बात करते हैं तो वो आम मुसलमान से कैसे बात करते होंगे? देखिए यही वजह है, ये भी जानने की सर जरूरत है। यही वजह है कि हमारे ऊपर, मुसलमानों के ऊपर ये चार्ज लगाया जाता है कि बड़े गुस्से वाले होते हैं, इनको फौरन जो है गुस्सा आ जाता है, किसी का ख्याल नहीं करते हैं, और मतलब इस तरह के चार्जेस लगाए जाते हैं कि कोई सब्र तहम्मुल नहीं है इनके अंदर, मुतकब्बिर होते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। ये भी जानने की जरूरत है, मैं ब्रेक से लौटूंगा तो आप ही से जानूंगा, अफजाल साहब से भी जानूंगा, बाकी लोगों से भी, कि कितने जज रिटायर्ड, कितने रिटायर्ड आईएएस इनके इस पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, किस तरह के लोग इसके साथ हैं, ये भी देखने की जरूरत है। इनका बैकग्राउंड क्या है और इनके सोर्स क्या हैं, ये जानने की जरूरत है। जब ये दावा कर रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग हमारे साथ हैं या हम ओवरऑल इनके नुमाइंदे हैं, जैसा कि वो बज़िद होकर के कह रहे हैं, तो पूरा पता करना चाहिए कि कौन लोग हैं इनके पीछे और कौन कौन है इनके साथ, ये जानने की जरूरत है। क्योंकि जब सामने वाला दावा करे कि सबसे बड़ी तादाद उसके साथ है, तो फिर कौम को मालूम होना चाहिए कि उसमें है कौन कौन लोग। इस पर बात करते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दावा किया है कि वो आगे इस पूरे मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगा। उसने ऐलान किया है, कल बाकायदा इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और ये भी वो कह रहे हैं कि हमारे साथ पूरी कौम का साथ है, और जो तमाम लोग हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हैं वो अपने आप में अलग अलग लोगों के नुमाइंदे हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि कौम अपने उलमा के साथ है, आइम्मा के साथ है, अकाबरीन के साथ है, पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ कितने लोग हैं, इसका कोई डाटा आना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। और जब उलमा की एक आवाज पर लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पूरे के पूरे मैदान भर जाते हैं, क्या पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी मेंबर में ये ताकत है कि वो दिल्ली का जंतर मंतर भर सके? इस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि जब दावा सामने से हो रहा है, मैं ये बात इसलिए रख रहा हूं क्योंकि सामने से दावा किया गया है। जफर याब जिलानी साहब को आपने सुना, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये राइट है कि कौम हमारे साथ है, पूरा हक है, आप हमसे इस बारे में मत बात कीजिए कि कौन हमारे साथ नहीं है। तो जब इतना कॉन्फिडेंस है तो उस पर बात होनी चाहिए। मोहम्मद अफजाल साहब, चूंकि वो खुद एक तंजीम के नुमाइंदे हैं और क़यादत करते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ठीक है आप लोगों में भी आपसी खींचतान होती होगी तंजीम में आपकी, और आप आपसी भी सियासी वार भी करते होंगे एक दूसरे, वो उस पर मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। मुसलमानों की कई तंजीमों में भी होते हैं पर्सनल लॉ बोर्ड वाले मेंबरान में, लेकिन एक बात ऐसे पहले, वहां पे सबसे काबिल जो इनके मेंबरान हैं उनमें से एक कमाल फारूकी साहब हैं, उनको इन्होंने बैकडोर कर दिया। वली रहमानी साहब हैं, ये बहुत ही मतलब समझदार लोग हैं, और देखिए स्क्रीन पे कौन कौन लोग बैठे हैं, ये आपस में भी इनके इत्तेफाक नहीं है। जी अफजाल साहब, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि क्या इतनी बड़ी ताकत है क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास कि वो दावा बार बार कर रहे हैं कि हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हम पार्टी थे, हम अपना कदम बढ़ा सकते हैं, सब हमारे साथ है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बात तो साबित कर दी कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आज इनका ये हाल है, इन्होंने कौम को किस किस मरहले पे किस किस तरीके से धोखा दिया और कौम से किस तरह से पैसे ऐंठे, ये सब चीजें आप लोगों को समझना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि जो स्ट्रक्चर था, जो बना हुआ था 92 से पहले जो स्ट्रक्चर था, वो प्लेन जगह पे बना था। इन्होंने कौम से कहा और सबको एक मूवमेंट चलाया कि भाई ऐसा है, ये जो है ये बिल्कुल हमारी खाली जमीन थी और इसके ऊपर बनाया गया, कोई राम मंदिर नहीं था यहाँ पे, वो क्या था, ये था, वो फलां बातें करी उन्होंने। ठीक है, के मोहम्मद को
जो भूगर्भ वैज्ञानिक है, जो जमीन का जो बहुत बड़े वैज्ञानिक है, और सारे कदीमा के जो बहुत बड़े वो हैं, क्योंकि मोहम्मद को उन्होंने ये कर दिया। इन्होंने सबने मिलकर, सारे जितने भी प्लेंटिफ थे, इस बजाते ये खुद भी जफर याब जिलानी, इनके मुंह से मैंने खुद सुना था, इन्होंने कहा अगर ये पता चल जाए कि इसके नीचे मस्जिद का कोई भी आसार नजर नहीं आते तो हम अपना दावा वापस ले लेंगे। मुस्लिम एक्सपर्ट भी थे। हाँ, मैं कह रहा हूँ, इसको अगर मैं डिटेल में बताऊं, मैं डिटेल मेरे पास सारी मौजूद है। क्या हुआ सामने, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि तुम्हारे पास ना तो ये दावा कि तुम्हारे पास कोई ऐसा पुर्जा नहीं है कि मुसलमान इस जमीन के उनका हक बनता है, या उनके पास कोई भी पर्सनल ये सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंदर कोई कानूनी उनके पास कोई नहीं है जवाब, ना हमारे मुसलमानों के पास कोई है, ना बाबर के पास कोई था। उन्होंने भी कोई चीज वो चाहता है तो वो कुछ करता है, लेकिन उसने भी कुछ नहीं किया। मैं इतनी ऊपर बात कर रहा हूं। इसके बाद इन्होंने कौम को बेवकूफ बनाया। उन्होंने के मोहम्मद का फैसला आ गया, ये सबको पता चला, तो इन्होंने क्या किया कि भाई हम इसको नहीं मानते जी। अब ये है जो सुप्रीम कोर्ट में आएगा, मैं सारी बातें खत्म करके, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हम सब मानेंगे, सब मानेंगे। और सब ने एक एक करके टीवी चैनल्स पे आकर ये सारी बातें कही, और इन्होंने कहा कि भाई हम कहना मानेंगे। असल में क्या है, जितनी दफा भी ये आते टीवी चैनल पे आते हैं और आने के बाद ये कहते हैं भाई हमें पैसा चाहिए। इन्होंने ये जफर याब जिलानी झोला छाप एडवोकेट थे, इनकी कोई जब मैं कह रहा हूं ना जी, मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, निजी इल्जाम कहेगा। इन्होंने, ये सब वो लोग हैं। आप ये कहिए ये कौन से नुमाइंदा हैं? आप जो आप अभी एक सवाल कर रहे थे, ये कौन से नुमाइंदा है? ये दो लोग जो है ना, उसमें सुन्नी उसके क्या नाम है, बरेलवी है, दो देवबंदी है, दो अहले हदीस है, दो शिया है। इस तरीके से इन्होंने एक दाढ़ी वाले मौलवियों की एक वो जो जिनको कौम में कोई नहीं पूछता, और उनका एक जो है उन्होंने सदर मोहतरम बना दिया। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, जो इनके सदर मोहतरम है, वो एक लफ्ज नहीं कहते आके बीच में। जो है ना, सबसे बड़ी बात यह है, नदवी साहब एक लफ्ज नहीं बोलते, और ये नालायक लोग ना, मैं तो साफ कह रहा हूँ, इन्होंने हमारी कौम को बर्बाद किया है जनाब। मैं कैसे इसको निजी, आप निजी नहीं है, ये हमारी कौम का मामला है। नहीं, ये हमारी कौम का मामला है। इन लोगों ने, आज मेरा दिल रो रहा है जनाब, मेरा आज दिल रो रहा है। देखिए इमरान भाई, मेरा दिल रो रहा है। मेरी कौम को जो एक एक पैसा कैसी मेहनत मजदूरी से इकट्ठा करती है, इनको देती है, और इन्होंने कहा कि हम इंसाफ दिलाएंगे। मैं फिर बता दूं, अरे वो सुप्रीम कोर्ट, अफजाल साहब एक तंजीम के सरबराह हैं, ये इनके निजी विचार हो सकते हैं, इनके इस तरह के अल्फाज का चैनल समर्थन नहीं करता है। देखिए आप ये देखिए, सुनिए, नहीं इसमें देखिए निजी आप चैनल समर्थन करें या ना करें, मेरी कौम समर्थन करेगी। अगर ये समर्थन, एक बात सुनिए, इनका समर्थन, आप एक बात सुनिए, मेरी तंजीम मुसलमानों की मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, मैं इनको चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से कि आ जाओ, क्या रामलीला मैदान एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भरेगा, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, 4 लोग अगर आ जाए तो मुझे बता देना। और मैं ये नहीं कह दावा करता कि पूरा भर दूंगा, लेकिन इतने मुसलमानों को इकट्ठा कर दूंगा कि वो आगे आपको ये महसूस करा। तो फिर मैं इसको कैसे सोचूं कि आप लोगों की सियासी विरोधाभास है या विरोध एक दूसरे का, इसलिए आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक बात सुनिए, आज तक का रिकॉर्ड है, आप ये मैं बताता हूँ, मैं ये आखिरी बात बता रहा हूँ, हमने हजारों 2002 से जब से हमारी तंजीम चली है, हमने हजारों छोटी बड़ी जो है इस तरह की मजलिसें करी है, जलसे करे हैं, और बड़े बड़े जलसे, जिसमें एक जहां 50 से लेकर 200-300 तक लोग रहे, और जब बड़ी जलसे करें तो उसमें 10,000, 10,000, 20,000, 50,000, हमने 2-2 लाख लोगों के बीच में बोला है। आप बस मैं आखिरी बात कह रहा हूं, आप ये देखिए इन लोगों का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए 1972 से लेकर आज तक के, क्योंकि ये अलग अलग मसलक के लोग हैं, इनके पास इनकी फॉलोइंग हो ही नहीं सकती। देखिए मैं बहुत देखिए इसका एक फॉल आउट ये हो सकता है जो रिव्यू पिटीशन का है, और जो बड़ा खतरनाक फॉल आउट वो हो सकता है। देखिए गंगा जमनी तहजीब का मुजाहरा हुआ 9 नवंबर को। अब क्या है, इससे क्या हो सकता है, जो विश्व हिंदू परिषद है, सुखबुगाहट आ रही है उसकी तरफ से कि अब हम मथुरा और बनारस को भी क्लेम करेंगे। अरे भाई तुम क्यों अपने पांवों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? ऐसी पिटीशन डाल के इतना अच्छा माहौल हो गया, ना किसी की हार ना किसी की जीत। अफजाल एक सेकंड, तो अगर कुछ खुदा न खास्ता अल्लाह करे ऐसा ना हो, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ सील लगा दी है, आगे किसी मस्जिद चैलेंज नहीं होगा, लेकिन इसका फॉल आउट हो सकता है। खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो उसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वैसी बिरादरान साहिबान जैसे लोग होंगे।
अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि आपस में रंजिश। अरे ये हाशिए पे चले जाएंगे भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हाशिए पे चले जाएंगे सारे के सारे। कौम इनको नकार देगी और नकार रही है इनको। आज कोई नहीं वो करती। आप जल्दी अपनी बात रखिए, फिर मैं संजय जी के पास। देखिए, एक वक्त मेरे पास बहुत ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण बात से मैं अपनी बात रखता हूँ। उन्होंने जब फैसला सुना रहे थे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस का उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा था अपने फैसले पे कि बाबर के कहने पे, आक्रांता बाबर के कहने पे मीर बाकी ने वहां पे जो ओरिजिनल ढांचा था उसको तोड़ा था। अंडर द कमांड ऑफ बाबर, मीर बाकी हैड डिस्ट्रॉयड दैट ओरिजिनल स्ट्रक्चर। ये महत्वपूर्ण बात साबित कर देता है कि हकीकत में उस विवादित ढांचे के नीचे हकीकत में था क्या। अब जब ऑलरेडी एक डिस्ट्रॉयड प्लेस के ऊपर दूसरा ढांचा आप अगर तैयार कर रहे हो तो फिर वो तो कहीं ना कहीं पर गैर कानूनी है, और उसी दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाई। मुझे इनके बात इसलिए इतना डिप्लोरेबल लगा, और मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के नुमाइंदे की बात, क्योंकि एक कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही टोन और टेनियर मुझे दिखाई दिया था पूरे बात पे। और कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि शायद एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि जो सोशल एटमॉस्फेयर है देश का उसको विवादित किया जाए, और शायद कहीं ना कहीं पे कम्युनल राइट्स को एक तरह से अंजाम देने की कोशिश की इस घटना का जिक्र है ये मुसलमान जो है ना इसको ये लोग जो है ना उसको मिटाने की कोशिश भाई साहब। उसके बाद जब औरंगजेब ने दोबारा जब उस ढांचा को जब दोबारा और विस्तार किया, उस समय औरंगजेब ने भी बाकायदा बताया। हम उस पहलू पर तो बात ही नहीं कर सकते कि क्या था क्या हुआ, ऑलरेडी फैसला है इसको लेकर के। रिव्यू पिटीशन का सवाल है। मैं संजय जी आपके पास आना चाहता हूं, जैसे बख्श साहब ने कहा कि कहीं इससे समाज के दूसरे वर्ग को ये मौका ना मिल जाए कि दो और मामले जो हैं उनको भी फिर वो उठा ले। मैं कानूनी तौर से जानना चाहता हूं, क्या कभी कोई ऐसी कोशिश करेगा तो क्या वो मुमकिन है क्या? चड्डा जी बड़ा अच्छा नजर था ये। देखिए ये जो बात फिरोज साहब ने कही, ये बहुत भ्रम पैदा कर रही है, हर आदमी के जहन में डाला जा रहा है कि इस तरह की चीज आएगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमानों में भी ये भय पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बहुत क्लियरिटी के साथ बताना चाह रहा हूं, 1991 में एक एक्ट पास किया गया था, हमारी पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया है, और उसमें बड़ा स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि 1947 की जो स्थिति थी, किसी भी धार्मिक जगह की, स्थल की, किसी भी, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कुछ की, 1947 वाली स्थिति को अगर कोई चेंज करने की बात करेगा तो वो ऐसा नहीं कर सकता, एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के अलावा। इस पे मुकदमा चल रहा है, उसके अलावा अब कुछ चेंज नहीं हो सकता, कोई उस चीज को नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात आपने आज बता दी। और ये मैं बता देना चाहता हूं, किसी को भी भ्रम ना रहे, कोई कंफ्यूजन किसी के जहन में नहीं रहना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, अगर इस तरीके से कोई आदमी, कोई नेता, कोई लीडर, कोई धर्म का ठेकेदार जिसे मैं कहूंगा, वो कहता है, तो आप इमीडिएटली तमाम जितने भी लोग हैं उसका विरोध करिए कि वो झूठा है, वो बहकाने की कोशिश कर रहा है, हमारी जो तहजीब है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है अपने हक के लिए, अपने फायदे, छोटे से फायदे के लिए। तो इसलिए नोबडी कैन चेंज दिस। और ये एक और मैं ये बात कहूंगा कि ये इस तरीके का कानून बना के हमारी जो सोशल फैब्रिक है उसको और मजबूती दी थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और बात कर सकते थे इस पर, और लगातार कोशिश थी, इसलिए हमने ज़फ़रयाब जिलानी साहब को भी जोड़ा था। ज़फ़रयाब जिलानी साहब को, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कोई मेंबर पूरे इस डिबेट में हिस्सा लेते और साथ होते, लेकिन उनमें से कई लोगों ने साफ मना कर दिया। जिलानी साहब ने भी थोड़ा वक्त दिया था, इसलिए हमने उनका मौक़िफ़ रखना ज़रूरी समझा, उनको सुनना भी बहुत ज़रूरी था। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, और इस पर अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। और अभी सिर्फ ऐलान हुआ है, अभी ये दायर नहीं किया गया है। देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में और चीज़ें क्या होती हैं, इस पर हम तमाम लोगों की नज़र रहेगी। आप रहिए जी सलाम के साथ।